नमस्कार बच्चों। आज हम टॉपिक लेंगे द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस, इससे पहले हमने टॉपिक लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर एकल संकर क्रॉस। आज का टॉपिक है द्विसंकर क्रॉस या फिर इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस की क्या खासियत है? इस क्रॉस के अंदर हम जो लक्षण लेते हैं वह दो लक्षण लेते हैं, यानी हमारे पास में जो इसमें कारक लिए गए हैं वह दो रहते हैं, दो जोड़ी, यानी फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर हम लेंगे दो जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या किया गया था कि दो कारक एक साथ मेंडल ने लिए थे। दो कारकों में अगर अपन बात करें मटर के पौधे के अंदर, बीज की आकृति, बीज का जो शेप रहता है वह मटर के पौधे में दो प्रकार का पाया जाता है। एक रहता है राउंड और दूसरे प्रकार का रहता है रिंकल्ड या फिर झुर्रीदार। राउंड जो है ये रहता है डोमिनेंट और रिंकल्ड रहता है रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। बीज पत्रों का जो कलर है, यानी कि बीज पत्र यानी इसको कहते हैं कॉटिलेडन्स, इनका जो कलर रहता है वह या तो पीला होता है या फिर हरा होता है। पीला जो कलर है ये कहलाता है डोमिनेंट होता है और हरा कलर रहता है रेसेसिव यानी कि अप्रभावी कलर होता है। अगर अपन आगे बात करें इसमें, तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि सबसे पहले लक्षणों के लिए प्योर पौधे यूज किए जाते हैं पेरेंट्स के रूप में। लक्षणों के लिए प्योर का मतलब क्या है? लक्षणों के लिए प्योर का मतलब है फैक्टर्स जो है वह हमेशा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होने चाहिए। होमोजाइगस, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें राउंड की बात करें तो दोनों ही जो कारक पाए जाते हैं वह प्रभावी होने चाहिए, और अगर येलो की बात करें तो दोनों ही इसमें प्रभावी पाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक y कैपिटल हो और एक y स्मॉल हो, ठीक है ना। तो दोनों ही लक्षण, दोनों ही कारक जो है वह आपस में प्योर होने चाहिए, एक जैसे कारक होने चाहिए। या तो इसमें हो कि ये आर कैपिटल आर दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में हो या फिर दोनों ही रेसेसिव फॉर्म के अंदर होने चाहिए। जैसे कि इसमें दिखाया गया है रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई शो किया गया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कारक आपस में प्योर हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं पाई जानी चाहिए, इनमें पेरेंट्स की अगर अपन बात करें। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें कराया जाता है पर परागण, यानी कि आर्टिफिशियल, इसको कहते हैं कृत्रिम परागण भी कह सकते हैं अपन, कृत्रिम परागण। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाता है या फिर इसको एक और टर्म कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है मटर के पौधों के अंदर। इसमें देखिए कि जब हम लेते हैं प्लांट राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो वाई है इसको पहले भी लिख सकते हैं और इसको हम इसके बाद भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं रहता, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें अपन ने करा दिया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें जो युग्मकों का निर्माण होगा वह कैसा होगा, आर वाई प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे इनके अंदर, क्योंकि ये जो लिए गए हैं पेरेंट्स यह लक्षणों के लिए शुद्ध है, प्योर है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें कौन से बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई प्रकार के युग्मक बनेंगे। जब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे, इनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तब हमें प्राप्त होती है F1PD प्राप्त होती है। और इस F1PD के अंदर सभी के सभी पौधे क्या है, राउंड येलो है। सभी के सभी पौधे क्या हैं, राउंड येलो प्लांट्स हमें प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल आर अप्रभावी है और इसमें स्मॉल वाई
अप्रभावी है, रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। दोनों ही इसमें रेसेसिव होने के कारण से ये क्या है, हेटेरोजाइगोट्स बनेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही F1 पीढ़ी के अंदर शो होंगे। अब ये जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के अंदर फिर करवाया जाता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है F1 पीढ़ी के अंदर। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल के ने, उसमें इसने शुरुआत में तो कराया था क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सबसे पहला जो क्रॉस जो था ना, संकरण करवाया था, उसमें सबसे पहले करवाया था क्रॉस पॉलिनेशन। देन उसके पश्चात हमेशा से ही सेल्फ पॉलिनेशन यूज किया गया। इससे हमें क्या फिनोटाइप प्राप्त होगा? स्वपरागण से 9 3 3 1 का फिनोटाइप प्राप्त होगा, जिसमें 9 पौधे होंगे गोल पीले, 3 होंगे गोल हरे, 3 होंगे झुर्रीदार पीले और 1 होगा झुर्रीदार हरा। ये चीज़ कैसे होती है, ये अपन इसमें चित्र के अंदर देखते हैं अपन। अब इस चित्र में बच्चों ध्यान से देखिएगा कि क्या रहता है। अपने पास जो पौधे हैं, इसमें देखिए पेरेंट जनरेशन है जो कि कैपिटल वाई वाई और आर आर, कैपिटल आर आर है, और ये है स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर। इनसे जो गैमेट्स बने वाई आर, ठीक है, ये स्मॉल वाई आर। उसके बाद जो हमारे पास बनी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है? जिसके अंदर जिसमें है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनसे जो F2 जनरेशन प्राप्त होगी, दूसरी पीढ़ी जो हमें प्राप्त होगी, उसके अंदर उसमें हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इनसे हमको 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ये जो पौधे रहेंगे, इनके आपस के जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, उसमें 4 प्रकार के हमें प्राप्त होंगे, जिसमें है कैपिटल वाई स्मॉल, ये दे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देन स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये देखिए एक एक करके मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से अपन टॉप पे ये वाले चारों लिख देंगे, इनके जो गैमेट्स हैं, और इसी तरह से इनके साइड में भी, ठीक है, इस एरो के साइड में इधर की तरफ भी। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अपन को सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, अपन यहाँ टॉप पे लिख रहे हैं और इधर इस साइड में एरो करके लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बनाते हैं चेकर बोर्ड। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर जो बनाया हुआ है, ये जो स्क्वायर बना रखा है, इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में क्या करते हैं? देखो, चेकर बोर्ड में सबसे पहले वाई आर लिया अपन ने, कैपिटल वाई कैपिटल आर लिया, इसका संयोग करवाना है इन सभी से। ये जितने भी युग्मक हैं, 4 प्रकार के युग्मक हैं, इन सभी से इसका संयोग करवाना है। अब देखिए, इसकी अगर अपन बात करें, फर्स्ट वाले की अगर बात करें, कैपिटल वाई और कैपिटल आर का, फिर अपन ने कैपिटल वाई कैपिटल आर से संयोग करवाया, तो क्या बना? कैपिटल वाई वाई और आर आर, कैपिटल आर आर। इसी प्रकार से हम इस कैपिटल वाई कैपिटल आर का संयोग इन चारों युग्मकों से करवाएंगे। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर का संयोग इन चारों युग्मकों से करवाएंगे। इसी प्रकार से ये कैपिटल वाई कैपिटल आर का संयोग फिर वापस चारों युग्मकों से करवाएंगे। इसी प्रकार से इन 2 का भी संयोग हम इनसे करवाएंगे। इसमें देखिए, इसके पश्चात रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, इन सब का अगर अपन विश्लेषण करें तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन विश्लेषण करें येलो राउंड बीज कौन कौन से हैं, तो देखिए ऊपर वाले ये चारों
5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जो अपने पास पौधे मिलेंगे, इसके जो बीज रहेंगे वह येलो राउंड है। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद देखते हैं कि इसमें दूसरी कैटेगरी आती है ग्रीन राउंड की। ये कौन कौन से हैं? तब देखिए इसमें 3 आपको मिलेंगे, 1, 2 और 3। ये 3 जो रहेंगे पौधे, उनके बीच रहेंगे ग्रीन राउंड। अब बात करते हैं येलो रिंकल्ड की। इसमें देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 जो है यह है येलो रिंकल्ड। चौथी कैटेगरी आती है ग्रीन रिंकल्ड की। चौथी कैटेगरी है ग्रीन रिंकल्ड की। ये केवल और केवल सिंगल, इसको आप चेक कीजिए, केवल और केवल सिंगल जो रहेगा स्मॉल yy स्मॉल rr। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो इनका जो अनुपात मिला हमें इन सब का, वह अनुपात था 9:3:3:1। इसमें देखिए बच्चों जीनोटाइप क्या रहेगा। अपन ने फिनोटाइप की तो बात कर ली, अब इसकी अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की बात करें तो वह जीनोटाइप रहता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1, यानी 1:2:2:4:1:2:1:2:1 अनुपात जीनोटाइप अनुपात हमें मिलता है। ठीक है। तो ये तो रहा आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन जितने लक्षण लेते हैं उनमें कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, इसको हम चेक करते हैं फॉर्क लाइन मेथड से। इसका एक सूत्र है 2 की पावर n, जिसमें n क्या है? n फैक्टर है, यानी कि हम कितने लक्षणों को एक साथ ले रहे हैं वह n के अंदर शो करते हैं। जैसे कि अपना ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने 2 कारक लिए थे, तो 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 2 अगर करें तो आते हैं 4, यानी कि 4 प्रकार के हमारे पास में युग्मक रहेंगे। इसमें देखिए अपने 4 प्रकार के ही युग्मक पाए जा रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 प्रकार के युग्मक पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम 3 लेते हैं कारक या 3 फैक्टर लेते हैं तो इसमें 8 प्रकार के युग्मक हमें मिलेंगे। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसी के आधार पर तीसरा नियम निकलता है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के आधार पर यह बताया गया है कि मेंडल के जितने भी कारक थे, उनकी जो वंशागति है वह एक दूसरे से अलग अलग होती है। यानी कि ये जो कारक हैं यह आपस के अंदर इंटरैक्ट नहीं करते हैं, आपस में किसी प्रकार से संबंध नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। इनकी जो भी वंशागति रहेगी यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगी। इसी को कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन वास्तविकता क्या है? लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने, उनके कारक अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए गए। इसी कारण से मेंडल को ये वाले रिजल्ट प्राप्त हुए। अगर यह कारक अलग जगह नहीं पाए जाते, गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते, तो उसको ये रिजल्ट नहीं प्राप्त होते, क्योंकि उसमें लिंकेज पाई जाती। अगर एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते ये कारक, तो उनमें लिंकेज पाई जाती है। लिंकेज क्या रहती है? सहलग्नता होती है, जिसके अंदर अगर अपन बात करें लिंकेज के बारे में, अगर कोई जीन्स पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो जैसे 2 जीन्स है, ठीक है, ये वाला कोई क्रोमोसोम है, ढंग से समझाएं इसका,
ये अगर कोई क्रोमोसोम है और इसमें 2 जीन पास पास में पाए जा रहे हैं, तो लिंकेज क्या कहती है कि ये जो 2 जीन हैं इनके एक साथ जाने की जो संभावना है वह अधिक है, यानी कि नज़दीक पाए जाने वाले जीन्स का नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाने की संभावना अधिक होती है, और यह स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के विपरीत है। ठीक है बच्चों, लिंकेज के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।